नमस्कार दोस्तों, इंडियन जुडिशियल सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस में भौतिक विज्ञान के संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। यह वीडियो श्रृंखला का 13वां वीडियो है। अगर आपने इससे पूर्व के वीडियोस नहीं देखे तो उन सभी वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ से जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्नों को ही कवर करेंगे और जल्दी से जल्दी इसके 1000 का टारगेट कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो है बायोलॉजी पर आ जाएंगे, यानी जीव विज्ञान पर आएंगे। चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन का जो वीडियो है वो कल से आ जाएगा और जिसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हम लोग पहले पार्ट में हम प्रस्तावना यानी प्रियम्बल और उसके साथ में उसमें जो भाग हैं, पार्ट्स है, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से किस देश से लिए गए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उससे संबंधित वीडियो आएगा। उसके बाद फंडामेंटल राइट और उसी तरीके से वो सीरीज चलेगी। चलिए यहाँ शुरू करते हैं। आते हैं यहाँ पर पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रकाश की गति है। तो देखिए, जो प्रकाश की गति है इस पर हम लोगों ने पहले भी चर्चा कर चुकी है। तो प्रकाश की जो गति होती है वो होती है यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और लगभग जो ये होती है 2,99,700 किलोमीटर पर सेकेंड। ये जो है प्रकाश की गति होती है और इसी को हम लिखते हैं यहाँ पे। तो लगभग जो है ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड होती है प्रकाश की। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। तो यहाँ पर जो प्रकाश विकिरण होते हैं उनका जो नेचर होता है उसके बारे में बात की गई है। तो ये तरंग के समान होता है, कण के समान होते हैं, तरंग एवं कण दोनों के समान होते हैं और तरंग एवं कण किसी के समान नहीं होते हैं। तो जो ये प्रकाश के विकिरण हैं इनकी जो प्रकृति होती है ये होती है तरंग और कण दोनों के समान होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 3 रंग मूल रंग होते हैं यानी हैं। तो देखिए, आपने देखा होगा 3 रंग जो होते हैं वो होते हैं RGB। R से यहाँ पर रेड है, G से यहाँ पर ग्रीन है और B से यहाँ पर ब्लू है। तो ये तीनों ही रंग से आप कोई भी रंग बना सकते हैं। आपने कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर देखा होगा विजुअल बेसिक, तो विजुअल बेसिक में भी यही होता है कि उसमें ये 3 रंगों के थ्रू जो है हम किसी भी रंग को डेवलप कर देते हैं। देखा होगा एक प्रिंटर आते हैं, इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं, उनमें भी 3 कलर्स होते हैं, उसके थ्रू ही वो किसी भी कलर को डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिला लेते हैं हम लोग। तो पहला यहाँ पे देखिए ब्लू, नीला, पीला और लाल है। तो यहाँ पर पीला यहाँ मैच नहीं कर रहा है, बाकी दोनों ठीक है। दोस्तों यहाँ बी में ऑप्शन में नीला ठीक है, हरा और लाल तीनों यहाँ पर मैच कर जाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोडेड पर्दे पर फोकस पर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है। यानी यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज है, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो बीम होती है उसके थ्रू अगर फास्फोरस के कोडेड पर्दे यानी फास्फोरस से जो है लेपित किए गए पर्दे पर अगर फोकस डाला जाता है उससे प्रतिबिंब यानी फोटो तैयार की जाती है। इस पर्दे को क्या कहा जाता है, किस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर मास्टर स्कैन, दूसरा है टोटल स्कैन, तीसरा है यहाँ पर रोस्टर स्कैन और चौथा है यहाँ पर रडार स्कैन। तो इस प्रक्रिया को जो कहा जाता है इसे कहा जाता है रोस्टर स्कैन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर है ये नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है, यानी खोज बत्ती यानी जो सर्च लाइट होती है उसमें जो है कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है नतोता। पहली बात तो जो सर्च लाइट होती है उनमें जो लेंस यूज होता है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस यूज होता है? कॉनकेव लेंस यहाँ पर यूज होता है, CONCAV, कॉनकेव लेंस यूज होता है। तो ये नतोत्तर दर्पण है, उन्नोत्तर दर्पण है और सादा दर्पण है, इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कॉनकेव यानी नतोदर दर्पण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? तो यहाँ पर देखिए, जब प्रकाश एक मीडियम से यानी कि एक सरल से सघन या सघन से सरल मीडियम में आता है तो उसमें क्या चीज़ ऐसी होती है जो परिवर्तित नहीं रहती है? तो देखिए यहाँ पर उसकी जो आवृत्ति होती है ये परिवर्तित नहीं होती, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता। बाकी यहाँ पर तीव्रता, वेग और तरंग दैर्घ्य इन सभी चीज़ों में परिवर्तन आता रहता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करता है। मीडियम का मतलब मान लीजिए हवा से शीशे में एंट्री करता है तो हवा एक अलग मीडियम है और शीशा एक अलग मीडियम है, या फिर जो है वैक्यूम है, वैक्यूम से एयर में आता है तो उसका दोनों का अलग। वैक्यूम और एयर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मगर यह है कुछ तो फर्क पड़ता है ये, परंतु आवृत्ति में कभी भी फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी?
तो प्रकाश की जो गति होगी किस मीडियम से यानी किसके बीच से जाते हुए वो न्यूनतम पाई जाएगी, सबसे कम पाई जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पे, पहला है कांच, दूसरा है निर्वात, निर्वात यहाँ वैक्यूम को कहा जाएगा, तीसरा है यहाँ पे जल और चौथा है यहाँ पर वायु। तो इन सभी में सबसे जो न्यूनतम यानी सबसे लोएस्ट स्पीड जो होगी प्रकाश की वो होगी यहाँ पर ऑप्शन ए यानी कांच में। कांच में इसकी जो गति होती है वो न्यूनतम हो जाती है। ठीक है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुँचने में लगने वाला समय है लगभग, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई बार बहुत से एग्जामों में आया हुआ है ये। तो देखिए सूर्य का जो प्रकाश है वो धरती पर पहुँचने में कितना समय लगता है, तो सूर्य के प्रकाश को धरती में पहुँचने में लगभग 8.5 मिनट लगते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण यानी यहाँ पर फोटोसिंथेसिस जो होता है वो किसके द्वारा होता है, यानी पौधे जो होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसमें वो लोग किस चीज़ों का उपयोग करते हैं, इसमें घटक क्या होते हैं, सबसे पहले प्रकाश होता है, दूसरा जल होता है जिसमें जाइलम यूज किया जाता है, और क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है तो पत्तियों के द्वारा। तो इन सब, और इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं पत्ती। ये सारी चीज़ें जो है इसमें जो है फोटोसिंथेसिस में इन सभी चीज़ों का उपयोग होता है। अब देखते हैं यहाँ पे, तो जो प्रकाश को संपादित होती है किससे होती है, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश से ताप ऊर्जा में, ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा में, और लास्ट ऑप्शन है ऊष्मा से गतिज ऊर्जा में। तो यहाँ पर सीधा हमारा आंसर हो जाएगा प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में, यानी फोटोसिंथेसिस जो होता है वो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं, निम्न रंगों में विषम को पहचानिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने स्पेक्ट्रम की बात की थी जिसमें कि हम लोगों ने बिग बियोर जो है और जो है इसी तरह से इसमें बात की थी। तो इसमें जो है कौन सा ऐसा रंग है जो विषम है, तो देखिए पहला बिग बियोर में आपको मिल जाता है बिग यानी जी आ रहा है यहाँ पे, और लाल तो रेड है ही यहाँ पे, और येलो ये भी कलर्स में मैच कर जाता है। बस यहाँ पर भूरा ऐसा रंग है जो स्पेक्ट्रम में नहीं मिलता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बाकी सब रंग उसमें उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये रंग हैं। तो जो कलर टेलीविज़न होता है इसमें कौन से आधारभूत रंग होते हैं जिनके द्वारा कलर बनते हैं। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन है लाल नीला नारंगी, दूसरा है लाल हरा नीला, तीसरा है लाल पीला हरा, और चौथा है लाल हरा और भूरा। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल हरा और नीला। लाल हरा और नीला रंग से जो है टेलीविज़न में कलर बनते हैं, यानी RGB। तो लाल रेड ग्रीन ब्लू, लाल हरा और नीला। ऐसा ही आपने कंप्यूटर में देखा हो, कंप्यूटर में भी यही 3 रंगों से कलर बनते हैं। अगर आप डिस्प्ले देखेंगे तो डिस्प्ले में जब आप कलर मैचिंग करते हैं तो वहाँ पर इन्हीं कलर्स के थ्रू दूसरे रंग बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये कई बार पूछा गया है। तो अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं उन्हें जो है आकाश का रंग कैसा दिखता है अंतरिक्ष में, तो उन्हें आकाश का रंग काला दिखता है, नीला ना दिख के उन्हें काला दिखता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। तो रमन प्रभाव जो है यानी रमन इफेक्ट जो है वो प्रकाश की किन किरणों से संबंधित है, ऐसी किरणों से जो आर पार जाती हैं। किस चीज़ के आर पार जाती हैं, द्रव्य के, प्रिज्मों के, हीरे के, और यहाँ पर सभी पारदर्शी माध्यम से। तो जो रमन प्रभाव होता है वो ऐसी किरणों से संबंध रखता है जो सभी पारदर्शी माध्यमों के आर पार जाती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो दाढ़ी बनाने के लिए काम में लिया जाता है, तो दाढ़ी बनाने के काम में कौन सा लेंस लिया जाता है, तो दाढ़ी बनाने के काम में कॉनकेव लेंस का उपयोग होता है। तो यहाँ पर कौन सा लेंस उपयोग होता है, कॉनकेव लेंस। तो यहाँ देखिए ऑप्शन है अवतल लेंस, समतल लेंस, उत्तल लेंस, और उसमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल लेंस। उत्तल लेंस का उपयोग यहाँ पर नहीं होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाता है अवतल लेंस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस, यानी जो डेकोरेशन किया जाता है उसमें जो ट्यूब्स यूज की जाती हैं, उन ट्यूब्स या एडवर्टीजमेंट में भी ऐसा काम यूज किया जाता है। तो वो ट्यूब्स बनाई कलरफुल फोटोज़ आती हैं, तो वो उसमें कौन सी गैस यूज होती है, तो ये देखिए ये से कहते हैं गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स होती हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं। और इसमें कौन सी गैस होती है, इसमें नियॉन गैस का उपयोग होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नियॉन। यहाँ पर अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इनका उपयोग नहीं होता है। तो जो प्रकाश ट्यूब्स होती हैं यानी प्रकाश सजावट व विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाएं, जिन्हें हम लोग गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स कहते हैं, उसमें नियॉन गैस होती है, नियॉन गैस, इसी का उपयोग होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पानी और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः, यानी पानी का जो है देखिए यहाँ पर 4/3 है, व कांच का जो है अपवर्तनांक जो है वो है 3:2। कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक क्या होगा? तो देखिए इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि 4/3 इंटू करेंगे यहाँ पर, और तो इसको उल्टा कर देंगे यहाँ पे 2/3, यही फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, यानी 8/9। अब देख लेते हैं, ऑप्शन ए है यहाँ पर 2, और ऑप्शन बी है यहाँ पर 9/8, ऑप्शन सी है यहाँ पर 8/9, और ऑप्शन डी है 0.5। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 8/9, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब स्वयं से बड़ा मालूम होता है, इससे ज्ञात होता है कि दर्पण, यानी यहाँ एक व्यक्ति है जो शीशे के सामने खड़ा हुआ है और शीशे में जो परछाई आ रही है वो उस व्यक्ति को अपनी स्वयं के शरीर से बड़ी प्रतीत हो रही है। तो इससे पता चलता है कि वो कौन सा दर्पण है। तो इससे ये पता चलता है कि दर्पण कौन सा है। तो यहाँ पर दर्पण उत्तल है कि अवतल है, समतल है कि यहाँ पर जो है सम उत्तल है। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि ऐसा दर्पण जो है वो अवतल दर्पण है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कॉनकेव मिरर है वो। कॉनकेव मिरर में वस्तु अंदर जो है बड़ी प्रतीत होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, क्योंकि देखिए तड़ित का मतलब है, तड़ित मतलब बिजली, जब बिजली चमकती है तो और उसके बाद उसमें गर्जना भी होती है, तो जो बिजली चमकने की जो आवाज़ है उससे पहले उसकी चमक हमको दिखाई दे जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की जो गति होती है वो ध्वनि की गति से बहुत अधिक तेज होती है। तो हमारा देखते हैं यहाँ पे, तड़ित गर्जन से अधिक निकट होती है, तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं, दोनों साथ ही एक ही जगह पे होते हैं। लाइटनिंग और थंडरिंग जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो अगला है प्रकाश निर्वात के जरिए गुजर सकता है, ऑप्शन सी है यहाँ पर। प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, तो बिल्कुल सही है यहाँ पर, यानी प्रकाश की जो गति होती है वो ध्वनि की गति से तेज होती है, इसीलिए लाइट जो है वो पहले आ जाती है और आवाज़ बाद में जो गड़गने की आवाज़ होती है, बिजली जो चमकती है गड़कती है, तो वो बाद में हमें सुनाई देती है। पहले लाइट आ जाती है, उसके बाद जो है थंडरिंग होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा? देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसको 75 सेंटीमीटर यानी 1.25 मीटर की दूरी की चीज़ें नहीं दिखाई दे, मतलब उस व्यक्ति को पास की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। तो जिस व्यक्ति को पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, यानी उस व्यक्ति को कौन सी बीमारी है? उस व्यक्ति को जो है दूरदृष्टि दोष है, यानी दूर की वस्तुएं उसे सही दिखाई दे रही हैं और पास की वस्तुएं उसे सही नहीं दिखाई दे रही हैं। ऐसे व्यक्ति को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, उस व्यक्ति को हुआ है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, मायोपिया निकट दृष्टि दोष, और यहाँ पे ऑप्शन बी है हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष। बिल्कुल सही, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे। और देखिए इसमें होता क्या है, यानी इसमें जो दूरदृष्टि दोष में जो प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि यहाँ पर जो इमेज बनती है वो रेटिना के पीछे बनती है। जब रेटिना के पीछे इमेज बनती है उस कारण से उस व्यक्ति को जो है सही नहीं दिखाई देता है, और ऐसा होने पर उस व्यक्ति को जो है पास की चीज़ें तो सही दिखाई नहीं देती हैं और दूर की चीज़ें जो है वो एकदम सही दिखाई देती है, इसीलिए इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और इसमें जो है कौन सा लेंस उपयोग होता है? तो इसमें जो है कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग होता है, तो इसमें इमेज जो होती है रेटिना के पीछे बनती है। देखिए यहाँ चित्र बना के बताते हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस है और हमारा जो आँख है वो उसमें भी कॉन्वेक्स लेंस लगा रहता है। तो यहाँ ये रेटिना है, यहीं पर इमेज बनेगी हमारी, जो अगर सही आँख होगी लाइट आएगी सीधे यहीं पे इमेज। परंतु जो जिसमें प्रॉब्लम होती है, एक और बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए ये आँख है और इसमें लाइट आ रही है रेटिना के यहाँ पर, ऐसे जहाँ भी ये दोनों लाइटें टकराएंगी यहीं पे इमेज बन जाएगी। तो ये एक ख़राब आँख है। अगर इसमें हम लेंस लगा देते हैं तो लेंस लगने पर ये दोबारा से रेटिना पे ही इमेज बनने लगती है। तो जब भी किसी को हाइपरमेट्रोपिया होगा तो उसकी इमेज जो बनेगी वो रेटिना के पीछे बनती है, जिसके कारण उसको जो है दूर की चीज़ें तो साफ दिखाई देती हैं, पास की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती हैं। इस चीज़ को दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज होता है? इस चीज़ को दूर करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसके उपयोग से इमेज पुनः रेटिना पर बनने लगती है, यानी यहाँ पर बनने लगती है और व्यक्ति को सही दिखाई देने लगता है। तो ये था हमारा यहाँ पे आंसर। इसलिए देखा कई लोग अखबार पढ़ते तो बहुत दूर करके रख के पढ़ेंगे, उनकी प्रयास करते हैं दूर रख के पढ़ने का, क्योंकि उन्हें पास से दिखाई नहीं देता। तो आंसर हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो यहाँ देखिए पीली रोशनी की बात की गई है, उसमें गहरी नीली वस्तु है वो कैसी दिखाई देगी? तो पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे है नारंगी, बैगनी, भूरी और काली। तो पीली वस्तु जो है रोशनी में अगर गहरी नीली वस्तु होगी तो वो काली दिखाई देगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कांच में गुजरने पर प्रकाश किस रंग की गति धीमी हो जाती है? देखिए कांच से गुजरने पर
सबसे तेज़ गति किसकी होती है? सबसे तेज़ गति होती है लाल यानी रेड कलर की, और सबसे धीमी गति जो होती है वो होती है बैंगनी की। और इसको देखने के लिए आप बिग बियोर जो फॉर्मूला हम लोग बताए थे उस चीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा उस फार्मूले से। आप चाहो तो जो एक और मैंने आपको ट्रिक बताई थी पिछले वीडियोस में, आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने एक ट्रिक बताई थी रॉय जी की बीबी। तो जो रॉय था, रॉय यहाँ पे मैं फिर से बनाता हूँ ROY यानी रेड ऑरेंज येलो, तो ये कलर सबसे तेज़, जितना इनकी स्पीड उतनी तेज़ जा रही है, परंतु जितना नीचे नीचे आ रहे हैं उसके बाद रॉय जी और उसके बाद उनकी BV यानी BIV, तो यहाँ से तो यानी बी ब्लू और यहाँ पर इंडिगो और वॉयलेट, तो ये कलर की यानी जो वॉयलेट यानी बैगनी कलर है इसकी सबसे यहाँ पर कम होती है, तो इनकी जो गति सबसे कम है और रेड की सबसे ज़्यादा रहती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर पूछा गया है सबसे धीमी यानी गति धीमी होती है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर तो यहाँ पर है, नेक्स्ट है, यदि लेंस की क्षमता -2D है तो फोकस दूरी होगी। इस क्वेश्चन को हम लोग पिछले वीडियोज़ में भी किए हुए हैं, फिर से देखते हैं इसको कैसे किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर फोकस मान लीजिए यहाँ पर 1 रखा जाएगा, लेंस की क्षमता है हमारी यहाँ पर इक्वल टू -2 यानी D है यहाँ पर, ये लेंस की क्षमता है, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं मीटर से, तो मीटर से आप चाहो तो सेंटीमीटर से, जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग बदल सकते हैं। तो यहाँ सभी ऑप्शन में मीटर दिया हुआ तो इसलिए ऐसा हम लोगों ने मीटर रखा। अब जैसे चाहे फोकस यहाँ पे क्षमता जो है अगर 2D है तो 2 रख सकते हैं, 3 है 3 है 5 है 5, जो भी आपकी यहाँ पर इच्छा हो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उसको सेट कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ 2D था तो हमने -2 रखा है। अब देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 के लिए यहाँ पर हो जाएगा 1, और अगेन यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पर इन मल्टीप्लाई बाई 1, क्योंकि 1 मीटर ही रखा जाएगा यहाँ पे पहले, और दूरी बताई होती तो उसको हम सेट कर सकते थे। तो अगर इसको हम काटते हैं तो 1 को अगर हम 2 को 1 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5 मीटर, और इंटू करेंगे 1 से तो 0.5 ही रहेगा। अब देख लेते हैं, यहाँ +2 मीटर दिया है, -2 मीटर दिया है, और प्लस, और ये देखिए ये माइनस में था तो यहाँ पर ये -0.5 हो जाएगा, और ये यहाँ +0.5 मीटर दिया है और यहाँ पर -0.5 मीटर दिया, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर -0.5 मीटर। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियोज़ में भी देख चुके हैं, अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखा तो आप वहाँ से जाके बहुत ही अच्छे से इसको समझ सकते हैं। किसी भी लेंस की हम लोग क्षमता निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। अगर सेंटीमीटर होता तो इस मीटर में हमने 1 रखा तो यहाँ पर हम लोग 100 रख देते, क्योंकि मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते। मान लीजिए यहाँ फोकस 20 होता तो यहाँ 20 हो जाता, तो यहाँ 20 के थ्रू से कर सकते थे, तो यहाँ से ये कट कर 5 हो जाता। तो इसी तरह से अगर 100 है तो 5 हो जाता है, उसी तरह जो भी क्वेश्चन है तो इस तरह से इसको किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जब कोई तरंग किसी दर्पण से परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है उसके। तो जब कोई तरंग है वो किसी शीशे से टकराकर परावर्तित होती है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उसमें परिवर्तन आता है। किस में परिवर्तन आता है? उसके आयाम में परिवर्तन, आवृत्ति में परिवर्तन, तरंग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। तो उसके डायमेंशन यानी कि आयाम में परिवर्तन आता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। बाकी आवर्ती, फ्रिक्वेंसी, तरंग व वेग यानी इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, उसके आयाम में परिवर्तन आ जाता है, डायमेंशन में चेंज हो जाता है जैसे वो परावर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लिया जाता है? तो जो कैमरा होता है उसमें जो है कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है, तो हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारी आंखों में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो आंखों में भी कॉन्वेक्स लेंस का ही उपयोग होता है, तो यहाँ पर जो है इसमें कैमरे में भी वही कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं क्योंकि। तो देखिए वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं? तो वस्तुएं क्या होता है कि जब कोई प्रकाश आता है और उस वस्तु के अंदर से आर पार होता है तभी हम लोगों को वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब ये बात अलग कि वो कितना उसमें से प्रकाश आर पार हो रहा है, तो उसी के माध्यम से हम लोगों को वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो अगर वो बिल्कुल सारा प्रकाश आर पार हो जाएगा तो वो वस्तु हम लोग को ट्रांसपेरेंट वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। देखते हैं यहाँ पे, वे अपारदर्शी, क्योंकि वे अपारदर्शी होती वस्तुएं दिखाई देती हैं, क्योंकि वे अपारदर्शी होती हैं, वे आंशिक रूप से छाया में होती हैं, वे सूर्य के प्रकाश शोषित करती हैं, और ऑप्शन डी है यहाँ पर, उन पर से प्रकाश आँखों की ओर परावर्तित होता है, और ऑप्शन ई है यहाँ पर, प्रकाश किरणें उनकी सतह को छेदती हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई, यहाँ पर सही हो जाता है। प्रकाश किरणें जो होती हैं उनकी सतह को छेदती हैं और उसी के कारण हमको वो वस्तु दिखाई देती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग कहाँ होता है? तो ऑप्टिक फाइबर का यहाँ पर देखिए कैट स्कैन में होता है, एक्सरे में होता है, अल्ट्रासाउंड स्कैन में होता है, और एंडोस्कोपी में होता है। तो ऑप्टिक फाइबर जो होता है इसका उपयोग एंडोस्कोपी में होता है। अब देखिए एंडोस्कोपी क्या होता है? एंडोस्कोपी एक तरह की ऐसी मेडिसिन होती है जिसके थ्रू एक जो है लेंस टाइप का जो है अंदर से केबल जाती है अंदर की, और उसमें कैमरा सा रहता है जो कि ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें, और उसके थ्रू हम लोगों के इंटरनल ऑर्गन्स यानी बॉडी उसके थ्रू
जो है हम लोग इंटरनल ऑर्गन्स जो है बॉडी के बाहर देख पाते हैं, उसी को देखने के लिए ऑप्टिक फाइबर्स का उपयोग किया जाता है। ये ऐसी केबल्स होती है जिसमें कि लाइट्स निकलती हैं, जिसके थ्रू पूरी स्कैन करके अंदर की बॉडी जो है बाहर देखी जा सकती है मशीन्स में। तो इसी को कहते हैं यहाँ पर एंडोस्कोपी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, आँख में वर्ण दर्शन यानी कि कलर विजन निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है? तो पहला है देखिए रक्तकोट, दूसरा है दृढ़ पटली कोट, तीसरा है शलाका और चौथा है शंकु। तो जो आँख में जो वर्ण दर्शन होता है यानी कलर विजन होता है निम्नलिखित में से जो है किससे प्रभावित होता है? तो ये प्रभावित होता है शंकु से। तो शंकु से ऐसा ये प्रभावित होता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए RAS में आया हुआ राजस्थान में। तो इसमें जो है एक व्यक्ति है जो 10 मीटर दूरी है, 10 मीटर काफ़ी दूरी हो जाती है, और 10 मीटर दूरी से अधिक दूरी की वस्तु को नहीं देख पाता। यानी 10 मीटर तक तो देख लेता, उससे अधिक दूरी की वस्तु को वो नहीं देख पाता। वहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको स्पष्ट नहीं देख पाएगा, या उसका चेहरा नहीं, कुछ वस्तु लिखी हुई तो उसको नहीं देख पाएगा। तो ये कौन सी बीमारी है? देखिए इस बीमारी को कहते हैं हम लोग मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है, यानी पास की चीज़ें तो साफ दिखाई देती हैं, दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती, और इसे निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। तो देखिए और इसमें कौन सा उपयोग होता है? इसमें कॉनकेव लेंस का उपयोग होता है। और इसमें होता क्या है, देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या है कि एक सामान्य आँख जो होती है, इस तरह से आँख है, इसमें जो इमेज बनती है वो बनती है रेटिना से पहले, यानी ये रेटिना है और इमेज बन जाती है यहाँ पे, और इसको सही करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस इस प्रकार का रहता है, सी टाइप का, और इससे जब इमेज ये जो है दोबारा इससे होकर लाइट गुजरती है तो ये दोबारा से जो है रेटिना पे ही इमेज बनने लगती है, जिससे व्यक्ति को सही दिखाई देने लगता है। तो कौन सी बीमारी बताई थी हमने? इसे कहते हैं नियर साइटनेस, यानी पास का सही दिखता है, दूर का सही नहीं दिखता, और कहते हैं इसको मायोपिया। ऑप्शन ए है यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया, दूसरा है यहाँ पर हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया ऐसी बीमारी है जिसमें कि जब किसी व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है तो उसे जल से डर लगने, यानी हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मतलब डर, यानी जल से डर लगने लगता है, पानी से डर लगता है, तो हाइड्रोफोबिया हो जाता है इसे। और ये जो इसे रेबीज बीमारी भी कहते हैं। और ये जो है हाइपरमेट्रोपिया अभी हम लोगों ने चर्चा की थी, ये जो है दूर दृष्टि दोष है, यानी दूर का तो सही दिखता है, पास का सही नहीं दिखता। तो देखते हैं इसके और ऑप्शन कौन से हैं। ऑप्शन सी है यहाँ पर मायोपिया, बिल्कुल सही है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मायोपिया, यानी कि यहाँ पर जो है निकट दृष्टि दोष है, यानी पास का सही दिखता है, दूर का सही नहीं दिख रहा है। उस व्यक्ति को 10 मीटर दूरी से अधिक 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मायोपिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है? देखिए जो प्रकाश स्तंभ यानी जो सर्च लाइट्स होती हैं वो किस प्रयोजन से यूज की जाती हैं? जो ये प्रकाश स्तंभ होते हैं ये समुद्र में लगाए जाते हैं, जिससे कि, और इसमें लाइट बहुत तेज़ी से निकलती है, सर्च लाइट नहीं होती, ये अलग ही तरह के मतलब इसमें लाइट्स दी जाती हैं, जिससे कि जहाज़ों को सही डायरेक्शन दिया जा सके, और उनको अगर कोई जहाज़ गलत आ रहा है या कुछ गलत, तो उसको वहाँ पर वार्निंग भी देने के लिए उपयोग की जाती हैं। तो देखते हैं, भीड़ वाले महानगरों में रात में यातायात जाम होने पर मार्गदर्शन करना तथा जाम हटाना। ऑप्शन बी है धार्मिक स्थानों में रात में एकत्र भीड़ का मार्गदर्शन करना और उसकी सहायता करना। ऑप्शन सी है रात में आने वाले युद्ध पोतों को बंदरगाह का स्थान बताना। और ऑप्शन डी है समुद्र में विभिन्न दिशाओं से आ रहे जहाज़ों का मार्गदर्शन करना और उन्हें चेतावनी देना। बिल्कुल सही। यहाँ पे जो प्रकाश स्तंभ होता है उसमें अत्यधिक तेज प्रकाश जो जलता है उसका यही मतलब होता है कि उनको डायरेक्शन देने के लिए और उनको चेतावनी देने के लिए, आगे खतरा है या फिर आपको यहाँ पे रुकना है, तो इस सब चीज़ों के लिए इसका उद्देश्य किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, परवलयित दर्पणों का उपयोग किया जाता है। तो परवलयित जो दर्पण होते हैं इनके, यानी परवलयित कौन से दर्पण होते हैं, ये कहते हैं कॉनकेव लेंस जो होते हैं उन्हीं को परवलयित दर्पण कहते हैं। तो इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? पहला ऑप्शन है कार की हेडलाइटों में, ड्राइविंग दर्पणों में, दंत चिकित्सक के दर्पणों में, और यहाँ पर सेविंग दर्पणों में। तो देखिए जो परवलयित दर्पण होते हैं यानी कॉनकेव लेंस होते हैं, इसमें इनका उपयोग कार की हेडलाइट में किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी जो ये ड्राइविंग यानी जो रियर व्यू मिरर होते हैं इनमें भी कॉन्वेक्स होता है, चिकित्सक के जो दांत होते हैं उनमें भी कॉन्वेक्स, और सेविंग दर्पण होते हैं इनमें भी कॉन्वेक्स मिरर का ही उपयोग किया जाता है। सिर्फ यहाँ परवलयित दर्पणों का उपयोग जो है ये सर्च लाइट, टॉर्च की हेडलाइट, फोकस, जो टॉर्च की फोकस लाइट होती है उसमें, और इन सभी में जो है इसका जो है कॉनकेव मिरर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये कौन से मिरर है? ये कॉनकेव मिरर है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? तो यानी कि प्रकाश का रंग किससे संबंधित देखते हैं यहाँ पे।
कोणांक, आयाम, आवृत्ति, गुणवत्ता और वेग। तो जो प्रकाश का जो वेग मतलब जो है रंग होता है वो किससे संबंधित होता है? तो ये संबंधित होता है आवृत्ति से यानी फ्रीक्वेंसी से संबंधित होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कितनी फ्रीक्वेंसी, जितना तेज प्रकाश होगा उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति ज़्यादा होगी। नेक्स्ट आते हैं, प्रकाशीय गेज निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो प्रकाशीय गेज होता है ये परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति। तो देखिए प्रकाश की गति और रेडियो तरंग की गति दोनों एक समान होती हैं, तो उनमें कोई अंतर नहीं होता। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर कम होती है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ज़्यादा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती। और तीसरा ऑप्शन है एक समान होती है, चौथा अनंत होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर एक समान होती है। नेक्स्ट देखते हैं, एक संतह चक्रिका, चक्र यानी कॉम्पैक्ट डिस्क जो सीडी और डीवीडीज होती है उनकी बात की जा रही है। तो दत्त सामग्री भंडारण में कौन सी प्रणाली है? तो यानी जो सीडी डीवीडीज में जो डेटा यूज होता है वो किस प्रणाली के थ्रू उसको भंडारण किया जाता है? तो ये चुंबकीय प्रणाली। देखिए चुंबकीय प्रणाली जो फ्लॉपी डिस्क आती थी उसमें चुंबकीय प्रणाली यूज होती थी। दूसरा यहाँ पर प्रकाशीय, तीसरा है विद्युतीय और चौथा है विद्युत यांत्रिकी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रकाशीय, यानी प्रकाशीय टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज होती थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो देखिए जो सूर्य की किरणें होती हैं उनकी तीव्रता, इंटेंसिटी को नापने के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें एक मीटर होता है एक्टिनोमीटर। एक्टिनोमीटर यानी एक्टिनोमीटर का उपयोग किया जाता है और ये नापता क्या है? ये इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन और स्पेशली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को नापता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पहला है एक्स्ट्रोमीटर, दूसरा है क्रेस्कोमीटर, तीसरा है एक्टियोमीटर और चौथा है बैरोमीटर। तो यहाँ पर एक्टिनोमीटर कोई नहीं, बस ये एक्टियोमीटर दिया है यहाँ पर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक्टियोमीटर जो है वो सूर्य की जो है किरणों की तीव्रता को मापने का उपकरण है एक्टियोमीटर। तो अगला देख लेते हैं यहाँ पर एक्स्ट्रोमीटर। एक्स्ट्रोमीटर क्या करता है? ये एक्सटेंशन एंड रोटेशन, एक्सटेंशन यानी विस्तारण और रोटेशन जो चक्कर लगाए जाते हैं एक ही दूरी पे खड़े होकर यानी रुक के, उसी को मापने की जो है मशीन होती है, इसे कहते हैं एक्स्ट्रोमीटर। दूसरा है यहाँ पर क्रेस्कोमीटर। क्रेस्कोमीटर क्या करता है? ये मेजर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यानी जो प्लांट यानी ग्रोथ इन प्लांट्स, जो प्लांट्स में जो वृद्धि हो रही होती है उसको मेजरमेंट करने के लिए क्रेस्कोग्राफ जो है इसका उपयोग होता है। क्रेस्कोग्राफ का उपयोग प्लांट्स में जो है डेवलपमेंट या ग्रोथ हो रही है उसको देखने के लिए क्रेस्कोग्राफ का उपयोग होता है। चौथा बैरोमीटर है, तो वायु दाब को नापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग हुआ जाता है। तो इसी के साथ जो है यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा एक्सिनोमीटर यानी एक्टियोमीटर, यहाँ पर आंसर हो जाता है। इसको एक्टिनोमीटर कहते हैं और एक्टियोमीटर भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर यही सबसे सुटेबल लगा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तार केबलों के स्थान पर प्रकाशिक तंतुओं ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि देखिए तार केबल के स्थान पर जो ऑप्टिकल फाइबर है उनकी डेटा डेंसिटी बहुत तेज होती है और उसमें जो है डेटा लूज होने की संभावना भी बहुत कम ना के बराबर रहती है। तो देखते हैं यहाँ पर, पहला, वे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, वे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करते हैं। ऑप्शन सी है, उन्हें वर्धन का आवश्यकता नहीं होती है, वे अधिक सस्ते किफ़ायती। तो किफ़ायती तो बिल्कुल भी नहीं होते, बहुत ही महंगी केबल्स आती हैं, परंतु इसमें डेटा बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र होता है। फाइबर ऑप्टिकल्स में एकदम लाइट की स्पीड समझिए डेटा जाता है, बहुत तेज़ डेटा जाता है। तो इसमें क्या रहता है कि यहाँ पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते, तो चुंबकीय क्षेत्र से कोई लेना, चुंबकीय वे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करते, तो ये भी कुछ नहीं है यहाँ पे। तो अगला है, उन्हें वर्धन की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सही यहाँ पर। यानी कि जो वर्धन मतलब यहाँ पर इन्हेंसमेंट, जो केबल्स तार के यूज होते हैं बीच में उनमें इन्हेंसमेंटर लगाए जाते हैं, मतलब उनकी जो फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है उसको बढ़ाने के लिए जो है मॉड्यूल्स लगाए जाते हैं। परंतु जो ऑप्टिकल फाइबर्स केबल होती हैं वो एक बार वहाँ से स्टार्ट होता है डेटा, वहाँ से दूसरी तरफ जाने में उन्हें कोई भी एक्सटेंशन यानी वर्धन की आवश्यकता नहीं होती है। वो उन्हें उनके जो फ्रिक्वेंसी उसको बढ़ाने की, इन्हेंसमेंट करने की कोई जरूरत नहीं उसमें, क्योंकि उसमें जो है डेटा का लूज होता ही नहीं, जिस स्पीड से निकलता है उसी स्पीड से वो जाता है, इसमें कोई भी डिक्लाइन नहीं होता है। जब डिक्लाइन नहीं होता तो बढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यानी उन्हें वर्धन की आवश्यकता नहीं होती, यानी उन्हें इन्हेंसर की आवश्यकता नहीं होती है। तो यही सबसे हमारा सुटेबल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन न्यूज़ सर्विस।